और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। गुरुवार को पूरे दिन पुलिस और किसानों के बीच झड़प होती रही। कुछ जगहों पर पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बॉर्डर सील किए गए हैं। कुछ इलाकों में तो सड़क को खोदना भी पड़ा ताकि वो अपने वाहनों से दिल्ली में दाखिल न हो सकें। बीती रात पूरी रात किसान आंदोलन करते रहे। पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक कृषि बिल वापस सरकार नहीं लेती है वो अपना विरोध जारी रखेंगे और पुलिस और सुरक्षा बलों को एहतियातन बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इधर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की ओर बढ़ रहे पंजाब के किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोकने की जमकर कोशिश की गई है। हालांकि इस दौरान जब पुलिस ने पंजाब के किसानों को अंबाला में दिल्ली की ओर बढ़ने से रोका तो टकराव पुलिस और किसानों के बीच बढ़ गया। रिपोर्ट देखिए। क्योंकि अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को बैरिकेड लगाकर रोका गया तो इन्होंने वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि किसानों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने उन पर पानी की बौछार भी की, लेकिन गुस्साए किसानों ने इनकी परवाह किए बिना लोहे के बैरिकेड्स तोड़ दिए और उन्हें घसीटकर सड़क के किनारे कर दिया। प्रदर्शनकारी किसान इतने पर भी माने नहीं और बैरिकेडिंग को उठाकर पहले पुल की रेलिंग पर रखा और फिर लोहे की भारी भरकम बैरिकेडिंग को एक एक कर घग्गर नदी में फेंकने लगे। शंभू बॉर्डर अंबाला पर इस समय मौजूद हूं, जहां पर 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उसे तोड़कर दिल्ली की ओर कूच करते हुए किसानों की ये ट्रॉलीज आप देख सकते हैं। और ये मंजर दिल्ली की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस तरफ का है, जबकि दूसरी तरफ जो कि पंजाब से हरियाणा की ये जो बॉर्डर जहां पर कनेक्ट होता है, आप देख सकते हैं दूर तक देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान जो है वो लगातार बादस्तूर आ रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ से शंभू बॉर्डर के लिए हम पंजाब के रास्ते से आए हैं और जगह जगह पर इसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलीज दिखाई दी है। यहाँ पर स्कफल हुआ, रोड ब्लॉक्स रखे गए थे यहां पर सीमेंट के, उनको हटाया गया। उसके बाद ट्रक और ये डंपर्स खड़े किए गए थे, लेकिन उनको भी धकेल कर साइड कर दिया गया है। और अब दिल्ली की तरफ ये काफिला जो है वो किसानों का चल निकला। आप देख सकते हैं कि इस नदी में बैरिकेडिंग जो की गई थी वो तोड़कर फेंक दी गई है और ये जो संख्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और पंजाब के किसानों का हरियाणा में भी हरियाणा के किसान जो है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ आगे कूच किया जाएगा। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। कुछ देर बाद किसानों को पुलिस वालों ने फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी माने नहीं और देखते ही देखते वहां हजारों की संख्या में किसान जुटना शुरू हो गए, जिससे वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों की हिम्मत और बढ़ गई। लिहाजा देखते ही देखते प्रदर्शनकारी सारी बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ निकलने की कोशिश करते दिखे, जिन पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया ताकि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके। किसानों के गुस्से और जिद के आगे मजबूर पुलिस वालों ने जब देखा कि इन पर वाटर कैनन का असर ही नहीं हो रहा तो आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। तो किसान दिल्ली का रुख किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हालांकि किसान ने अब भी दिल्ली की ओर कूच करने की मंशा छोड़ी नहीं, लिहाजा पुलिस के बनाए गए नाके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लिहाजा एक बार फिर से पुलिस ने इन किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया ताकि प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेलकर भगाया जा सके। हालांकि इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से दिल्ली चलो आह्वान को वापस लेने की अपील भी की थी, लेकिन पंजाब के किसान 3 नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली जाने पर आमादा दिखे। जानकारी के मुताबिक बड़ी तादाद में बसों, ट्रैक्टरों और दूसरे वाहनों से किसान पंजाब और दूसरी जगहों से दिल्ली की ओर कूच करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, इन किसानों के पास 1 महीने का राशन भी है, जिससे लगता है कि इस बार किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। उधर किसान के इस प्रदर्शन पर प्रशासन की पैनी नजर है। इसके लिए ड्रोन कैमरों का इंतजाम भी किया गया ताकि किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस पहले से चौकन्नी रहे।
हालांकि इन प्रदर्शनों के बीच में प्रशासन ने अपने इंतजामों को पुख्ता बताया और 100 से ज्यादा किसान नेताओं को हिरासत में लेने का दावा भी किया। जी बिल्कुल, जिन लोगों ने ये तोड़ा है बैरिकेड वगैरह, जो भी इस तरह का कार्य करा है, उस पर हमने वीडियोग्राफी भी कराई है और हमारे पास प्रूफ भी है कि कौन बादल है। कुल मिलाकर किसानों के गुस्से से लगता नहीं कि इस बार उनका ये प्रदर्शन जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार ने कृषि सुधारों के लिए 3 नए कानून लागू किए हैं जो किसानों को नागवार हैं। लिहाजा इनके विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले 2 महीनों से सड़कों पर हैं। किसानों को लगता है कि सरकार एमएसपी हटाने वाली है, जबकि खुद प्रधानमंत्री इससे इनकार कर चुके हैं। उधर हरियाणा में किसान और पुलिस के बीच झड़प के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट के जरिए बीजेपी और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैप्टन ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। आपको बताते हैं आखिर उन्होंने ट्वीट क्या किया है। पहले ट्वीट में उन्होंने बीजेपी से अपील की और लिखा कि वो अपनी राज्य सरकार को निर्देश दें कि किसानों के खिलाफ सख्ती न बरती जाए। दूसरे ट्वीट में कैप्टन ने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन किसानों के संवैधानिक अधिकार को दबाया जा रहा है। कैप्टन ने इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टैग करते हुए कहा कि किसानों को जाने दिया जाए ताकि वो दिल्ली जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा सकें। वहीं सिलसिलेवार तरीके से तीसरे ट्वीट में कैप्टन ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और लिखा कि 2 महीने से किसान पंजाब में बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार बल प्रयोग कर उन्हें क्यों उकसा रही है। डेमोक्रेटिक राइट है। अब अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हो और अपनी बातें कर सकते हो, तो क्यों उनको रोक रहे हो? लेट देम स्पीक। जब आप लोक राज्य किसी को बोलने नहीं दोगे तो नेचुरली रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि हमने इंसाइट किया लोगों को, ये उनका गलत बयान है। हमने कभी नहीं इंसाइट किया। अब हरियाणा में देखो, हरियाणा के किसान सब एजिटेट कर रहे हैं, उनको भी मैं इंसाइट कर रहा हूँ। ये तो जो किसानों के मन में बात है आफ्टर द पैसेज और जो बिल्स पास किए गए हैं किसान विरोधी जो इनको हम कहते हैं, उनका रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है। आज पंजाब में हुआ, आज हरियाणा में हुआ, और हरियाणा है उनका स्टेट, उसमें हुआ, तो उनका दिस इज जस्ट किसानों का नेचुरल रिएक्शन है। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कड़े शब्दों में जवाब दिया और कहा कि निर्दोष किसानों को भड़काना बंद करिए। खट्टर ने ट्वीट किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैंने पहले भी कहा कि मैं फिर कह रहा हूं कि एमएसपी में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और इसीलिए कृपया निर्दोष किसानों को भड़काना बंद कीजिए। आप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और बातचीत से बच रहे हैं, आखिर क्यों? आपके झूठ, धोखे और मिथ्या प्रचार का समय अब खत्म हुआ। अब लोगों को आपका असली चेहरा देखने दीजिए। कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जिंदगी खतरे में डालने से रोकिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लोगों की जिंदगी से मत खेलिए, कम से कम महामारी के दौरान सस्ती राजनीति से बचिए। हरियाणा में अलग अलग जगहों पर किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। अंबाला में हजारों की संख्या में किसान भड़क गए और शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को उखाड़कर फेंक दिया। वहीं अंबाला में हिंसक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उन पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धौलपुर आगरा हाईवे पर हजारों किसानों को पुलिस ने रोक दिया। इस वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पश्चिम बंगाल के बारसात में केंद्र की आर्थिक नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उग्र भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। कोलकाता में मजेरहाट पुल के निर्माण में देरी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पार्किंग के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में जोरदार लड़ाई हो गई। इस मारपीट में दोनों तरफ के लोग जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के पटनी जंगल इलाके में घरेलू विवाद में सास ससुर ने मिलकर बहू की पिटाई कर दी। इस मौके पर कोहराम मच गया। महिला के बच्चे मां को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के बदलापुर थाने में अपर पुलिस अधीक्षक के सामने हथियार चलाने के मामले में कई पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। यहाँ करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी बंदूक नहीं चला पाए। वहीं कुछ पुलिसकर्मी बंदूक चलाने में सफल हो गए, जिससे उनकी लाज बच गई और कार्रवाई से भी बच गए। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेहरामपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए देखे गए। यहां उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ बल्लेबाजी का मजा भी लिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर बर्फबारी के बीच में मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने संविधान दिवस की शपथ दिलाई। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने तथा बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आत्म प्रतीक करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में हरसिल मुखवा और उपला टकनौर में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। यहाँ 3 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे यहाँ की सभी जगह बर्फ से ढक गई हैं। बड़ी खबर का जो गुजरात से आ रही है, राजकोट के एक अस्पताल में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां आईसीयू में आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि आग में झुलसकर 6 मरीजों की मौत की खबर है। राहत बचाव का कार्य फिलहाल जारी है। खबर यह भी आ रही है कि गुजरात के राजकोट जिले में गुरुवार रात एक कोविड हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई और इस हादसे में कुल 6 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। आईसीयू में ये आग लगी है, जिसमें कुल 11 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 6 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि इस अस्पताल में कुल 33 मरीज भर्ती थे। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिजीत भट्ट जुड़ चुके हैं। अभिजीत, खबर के मुताबिक ये कोविड हॉस्पिटल था, आईसीयू में आग लगी जिसमें 11 मरीज भर्ती थे और जिनमें से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी के जो मरीज हैं उनकी स्थिति क्या है फिलहाल? जी मैं बता दूं तो जिस तरह से रात को 12:15 को उदय शिवानंद हॉस्पिटल है जो राजकोट के आनंद बंगला रोड पे है, जो राजकोट जो है वो खास करके मैं बता दूं कि चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का होम टाउन भी है और वहां पर आनंद बंगला रोड पे उदय शिवानंद हॉस्पिटल है, वहां पर दूसरे माले पे आग लगी थी और मशीनरी डिपार्टमेंट में आग लगी थी और वो आग फैलते फैलते आईसीयू में पहुंच गई और उस टाइम पर नर्सिंग स्टाफ ने देखा और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत ही कॉल करके 12:20 को फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। 12:20 को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंचना शुरू हो गई और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचे लेकिन आईसीयू में आग फैल चुकी थी और आईसीयू में इलाज करवा रहे 11 मरीज में से 3 लोगों की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई झुलसकर। और जिस तरह से आग फैल रही थी उसके कारण फायर ब्रिगेड और दूसरी टीम भी बचाव कार्य में लगी हुई थी, लेकिन जब तक दूसरे लोगों को निकाले तब तक दूसरे और 3 मरीजों की भी मौत हो गई। जी अभिजीत, ये जानना चाह रहा था कि हादसा किस वजह से हुआ, आईसीयू में आग क्यों लगी, क्योंकि ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ये प्रिकॉशन मेजर्स लिए जाते हैं कि वहां पे आग लगने की घटनाएं ना हो। ये पता चल पाया है कि हॉस्पिटल के आईसीयू में आग आखिर लगी कैसे? जी अभी तक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन और सूत्रों के हिसाब से जो खबर आई है वहां से ऐसा जानने को मिला है कि मशीनरी डिपार्टमेंट है वहां पे शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी थी, लेकिन उसकी असल वजह क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन फायर ब्रिगेड और पुलिस तहकीकात कर रही है और जिस तरह से आग फैली है और फायर प्रिकॉशंस भी होने चाहिए
तो मैं आपको बता दूं कि दो महीने पहले अगस्त में अहमदाबाद में श्रेय हॉस्पिटल में भी आग लगी थी और उस टाइम पे भी ये फायर प्रिकॉशंस के इक्विपमेंट्स के बारे में सवाल उठे थे, सरकार के ऊपर भी सवाल उठे थे और स्थानीय प्रशासन पे भी सवाल उठे थे। लेकिन जब ऐसा हादसा होता है तब जाके लोग दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद सब शांत हो जाता है वापस। ये जो हादसा हुआ है, जिस प्रकार से आग लगी और हॉस्पिटल में आग लगी है, उसके कारण अब सरकार वापस जागेगी और सरकार। ठीक है अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, बेहद दुखद हादसा है। बिल्कुल, तो गुजरात में ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 11 आईसीयू में मरीज भर्ती थे, 6 लोगों की मौत की खबर है। चलिए एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर एक बार फिर से हमला किया गया है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कांडी इलाके में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर पथराव किया। हालांकि इस हमले में घोष को चोट नहीं आई। पुणे में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में हजारों मजदूर शामिल हुए। मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के नारखी क्षेत्र में एक ट्रक टेम्पो पर पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रक में सीमेंट लदा हुआ था। राजस्थान के सीकर में दहेज प्रताड़ना से परेशान आत्मदाह करने वाली महिला ने 3 दिन के बाद दम तोड़ दिया। वहीं मृतका के भाई की शिकायत पर आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में महोबा कुलपहाड़ के पास एक ट्रैक्टर और बाइक के बीच में टक्कर हो गई। इस घटना के बाद बाइक में आग लग गई, जिसमें बाइक सवार जख्मी हो गया। और चलिए बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। रांची हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है और आज का दिन बेहद अहम लालू प्रसाद यादव के लिए। 4 में से 3 मामलों में लालू को बेल मिल गई है। ये चौथा मामला है जिसमें पिछले काफी वक्त 3-4 सुनवाइयां हो चुकी थी और आज फाइनल हियरिंग है, जिसके बाद ये फैसला होगा कि लालू रांची के जेल में रहने वाले हैं या वो दोबारा बिहार में वापसी कर रहे हैं। बड़ी खबर रांची से आ रही, जहां हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इसमें 139 करोड़ रुपए घोटाले के आरोप लालू यादव पर लगे। इधर जेल से बीजेपी विधायक को फोन करने के आरोप में लालू यादव की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। और उधर रांची हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर दी गई है। एनजीए की ओर से लालू यादव को रांची के जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट करने की मांग उठने लगी है। कि लालू यादव का कथित ऑडियो सामने आने के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मैं सदन में सदस्य बन करके गया हूँ, व्यक्तिगत भावना सूझकर मुझे बधाई दें, तब वो मुझे इस तरह के प्रोत्साहित करते हैं तो होपलेस हो गया। एनडीए का दावा है कि लालू यादव ने रांची से बीजेपी के विधायक ललन पासवान को फोन किया और स्पीकर के चुनाव में एब्सेंट रहने को कहा। पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। लेकिन अब ललन पासवान ने लालू यादव के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज करा दी है। वहीं लालू यादव की तरफ से जेल मैनुअल का उल्लंघन करने पर रांची हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। लालू प्रसाद यादव जो है, जब से जुडिशियल कस्टडी में गए हैं तब से वो रिम्स में ही है और वो जो है वहाँ एक तरह से कहिए कि ओपन है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो किसी तरह का सजा याफ्ता कैदी हैं। उनको सारी सुविधाएं मिल रही है और पूर्व में माननीय न्यायालय ने कहा था एक मामले में कि कैदी को तभी तक जेल में रहना है, रिम्स में रखना है, जब तक उसका इलाज हो रहा है, और नहीं तो आराम फरमाने के लिए उसको आप जेल भेजिए। जेल मैनुअल के विरुद्ध जो वो काम कर रहे हैं, मोबाइल रखे हुए हैं, उस पर भी मुकदमा हो। सरकार को हम कह रहे हैं पीआईएल के माध्यम से को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? जब बिहार था, जब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री हुआ करते तो उस समय वो गेस्ट हाउस में थे, कैंप जेल कह के। यहाँ भी वही हाल है जब से इनकी सरकार आई है। तो ये सुविधा नहीं होनी चाहिए, उनको जेल भेज करके प्राथमिकी दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। रांची से सजा याफ्ता लालू यादव के फोन करने का मामला तब और तूल पकड़ गया जब एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने दावा किया कि लालू यादव ने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की। इस संबंध में मैं ये कहूंगा कि हमें भी जानकारी है,
हमारे कई एक लोगों को उन्होंने टेलीफोन किया था कि मांझी जी से बात करा दीजिए, हमने बात करने का काम नहीं किया। वो उनकी नियति है गलत काम करने का, करते रहे हैं और उसी के बल पर आज जो भी कर रहे हैं। एनडीए का आरोप है कि लालू यादव जेल में बैठकर नीतीश सरकार को गिराने की योजना बना रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। ऑडियो टेप कांड की गूंज विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। एनडीए इस मामले को लेकर आरजेडी पर हमलावर नजर आया। इधर ट्विटर ने बिहार के पूर्व सीएम सुशील मोदी का अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। क्यों? रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर लालू यादव का नंबर सार्वजनिक करने का आरोप लगा है, जिसे ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन बताया। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक साथ 3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इसमें धमन भसीन, फुलेल सिंह और प्रीतम कोतवाल शामिल हैं। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान निवार की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस तूफान से कई लोग जख्मी हो गए। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2 हफ्ते पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। उस वक्त उन्हें ब्रेन सर्जरी के लिए भर्ती करवाया गया था। नौसेना ने 2 अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन लीज पर लिया है। इस ड्रोन की तैनाती पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर की जा सकती है। इसमें 30 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक आसमान में टिके रहने की क्षमता है। टाटा समूह के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण 14 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद टाटा ग्रुप ने मार्केट कैप की रेस में रिलायंस और एचडीएफसी ग्रुप को पीछे छोड़ दिया। बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव से 2 दिन पहले श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमला किया है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। यह हमला श्रीनगर के एचएमटी इलाके में किया गया। आतंकवादियों ने शरीफाबाद में श्रीनगर बारामूला हाईवे पर एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। खबरों के मुताबिक 3 आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर लगातार फायरिंग की, जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि हमले के बाद आतंकी कार से भाग गए। कुछ दिन पहले ही नगरोटा में सेना और सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया था। इधर श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आर्मी के जवान आज रूटीन ड्यूटी पे थे, यहाँ आरोपी ड्यूटी पे थे। 3 मिलिटेंट कम्बैट ड्रेस में आए और तीनों जवान अंधाधुंध फायरिंग शुरू किए, जिसमें हमारे 2 जवान बहुत क्रिटिकल इंजर हो गए। बाद में रिपोर्टेडली बता रहे हैं लोग शहीद हो गए। और एक्सपर्ट यहाँ के सीसी जितने भी फुटेज है उन लोग ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके ट्रैक कर लेंगे। मूवमेंट के हिसाब से यहाँ हो सकता है कि रियलिटी या जेएस का मूवमेंट यहाँ पर है। हम लोग इसको आइडेंटिफाई शाम तक कर लेंगे कौन सा ग्रुप है। इधर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य टीएस बाजवा सहित पार्टी के 3 संस्थापक सदस्यों ने ये कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि वो महबूबा मुफ्ती की देश विरोधी बयानों से असहज महसूस कर रहे हैं। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये डूबती हुई नाव है। हमारा तो ये मानना है कि जो भी लोग किसी सिद्धांत पे यकीन करते हैं, कोई प्रिंसिपल पे यकीन करते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल कोई सोच है, वो पीडीपी में रह ही नहीं सकता है। इसलिए पीडीपी में से ज्यादातर लोग जिन्होंने पीडीपी बनाई वही पीडीपी को छोड़ के भाग रहे हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। उनके बेहद करीबी शुभेंदु अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। एचआरबीसी की कमान उनके हाथ में थी और काफी वक्त से अटकलें लग रही थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि राज्य में बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं शुभेंदु और बीजेपी में जाने की अटकलें तेज और ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने के पूरे आसार हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर एक बार फिर देश के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन को जरूरी बताया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं।
इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। और इधर दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। कोरोना से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। दूसरे शहरों की तरह रात या सप्ताह के अंत में कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया जा सकता? दिल्ली सरकार ने कहा कि महामारी के मद्देनजर किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू का फैसला जरूर लिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्टेटस रिपोर्ट में सही जानकारी नहीं देने पर फटकार भी लगाई। दिल्ली में 28 अक्टूबर से अब तक कोरोना से 2364 मरीजों की मौत हुई है और इस दौरान हर दिन सामने आने वाले संक्रमण के मामले में पहली बार 5000 के आंकड़े को पार कर लिया है। सैचुरेशन लेवल पे पहुंचती जा रही है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि काफी दिनों के बाद, मतलब काफी दिनों पिछले 4 दिन के अंदर आज जो है दिल्ली के अंदर 9138 बेड खाली हैं और 1057 आईसीयू बेड खाली हैं, जो कि 4 दिन पहले 7844 7844 थे और जो आईसीयू बेड थे सिर्फ 515 थे। तो पिछले 4 दिन के अंदर हमने काफी सारे नए बेड बढ़ाए भी हैं और वैकेंसी भी दिल्ली के अंदर लगभग 50% से ज्यादा बेड अवेलेबल है। इधर कोरोना काल में शादी समारोह को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। सीएम ने यह भी साफ किया है कि कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के निर्देशों का पालन करते हुए शादियां हो सकती है और समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य किसी प्रकार के जो कर्मचारी हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से अब यहां पर धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 के तहत यहां पर काफी संख्या में जो आदमी एक साथ इकट्ठा होते हैं वो नहीं इकट्ठा हो पाएंगे। हालांकि शादी विवाह में कई प्रकार की छूट जरूर दी गई है, लेकिन वहीं एस्मा कानून को भी यहां पर एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी आप किसी प्रकार की कोई हड़ताल या किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस तरह से प्रदर्शन करते हुए अगर आप पाए जाते हैं तो आप पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देख करके प्रदेश सरकार ने धारा 144 जो है वो लगा दी है और जाहिर है कि धारा 144 लगाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि शादी विवाह के दौरान इस तरह से भीड़ एक साथ इकट्ठा ना हो। अगर इकट्ठा हो भी तो उन तमाम नियमों का पालन करते हुए इकट्ठा हो जिसके तहत धारा 144 का पालन कराया जा सके। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना काल में आज पहली सीरीज खेलेगा भारत। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया से कड़ी टक्कर होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया और भारत की। और खबर यह है कि रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। हालांकि वजह को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीसीसीआई ने एक ईमेल किया है कैप्टन विराट कोहली को, उसमें लिखा है कि उनके पिता की तबीयत खराब होने की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं आ रहे हैं। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:10 पर पहला ओडीआई मैच शुरू होगा। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया को आज वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलना है और इस मैच से करीब 15 घंटे पहले टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने मीडिया से ऑनलाइन बातचीत की है और उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच जो कला है वो भी कुछ हद तक दिखाई दी। बरेली मुरादाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक एमएलसी चुनाव का बिगुल बज गया है, जहां एक और बड़ी राजनीतिक पार्टियों से प्रत्याशी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर विनय खंडेलवाल भी मैदान में हैं और जोरदार प्रचार कर जीत के दावे करने में जुटे हुए हैं। कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मात्र 21 साल की उम्र में ही मैनेजमेंट कॉलेज की नींव रखने वाले एमएलसी प्रत्याशी विनय खंडेलवाल पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। डॉक्टर विनय खंडेलवाल सीएमटी के चेयरमैन और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। विनय खंडेलवाल का जन्म शहर के एक वैश्य परिवार में 22 सितंबर 1980 को हुआ। युवा काल से ही विनय समाज एवं जन कल्याण जैसे विषयों पर विशेष रुचि रखते हैं और वो इस बार
एमएलसी के प्रत्याशी भी हैं। इस संस्थान का स्टूडेंट भी रहा हूं, यहीं से मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया है, पीएचडी की है, तो मुझे मेरे गुरुजनों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे गुरुजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और यहाँ से मुझे रिकॉर्ड वोटिंग होनी है, बरेली से भी होनी है, पीलीभीत बदायूं से भी अच्छी वोटिंग होनी है। शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सजग डॉक्टर खंडेलवाल का मानना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था सही करना है तो शिक्षक को ही राजनीति में उतरना होगा। इधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल से एनर्जी स्वराज यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टर चेतन सोलंकी करेंगे, जिसके जरिए वो सोलर एनर्जी के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। आईटी में जब पढ़ रहा था और पीएचडी की, तो तब से ऐसा था मन में कि ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए जिससे समाज को फायदा हो, और सोलर एनर्जी डेफिनेटली सबकी जरूरत पूरी कर सकती है। और अब जब समाज में हम पूरे विश्व में जो फोसाइल एनर्जी का उपयोग इतनी बड़ी मात्रा में करते हैं कि हमने विश्व के वातावरण को ही बदल दिया है, और हमारे आने वाले बच्चों को और हमें इसके भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें जल्दी से जो हमने गलती की है कि दूसरी एनर्जी पे शिफ्ट हो गए, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, हमें वापस हमारे जीवन को सूर्य की एनर्जी पे केंद्रित करना पड़ेगा। और उधर कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में मौसम की पहली बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखते ही बन रहा है, क्योंकि शिमला के नारकंडा में हुई बर्फबारी से चारों तरफ सुकून देने वाला बर्फ का सफेद नजारा देखा गया। कैमरे पर यह नजारा जितना खूबसूरत है, तो सोचिए जो लोग इस मौसम में बर्फबारी के बीच वहां पर मौजूद हैं, उनके लिए ये नजारा कितना खुशगवार होगा। हालांकि स्नो सिटी नारकंडा में बर्फबारी से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि नारकंडा में NH5 पर बर्फ की 5 इंच से ज्यादा मोटी परत जमने की वजह से आवाजाही ठप पड़ गई, लिहाजा रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है, जिसके बाद वहां लोग घरों में कैद दिखे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखा, क्योंकि लाहौल स्पीति में केलोंग में तापमान माइनस में पहुंच गया है और ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई, जिससे हर तरफ खामोशी दिख रही है। तो कुफरी में गिरी 10 सेंटीमीटर ताजा बर्फ ने मानो सब जमा कर रख दिया हो। हालांकि यहाँ मौसम की पहली बर्फबारी से पर्यटकों और पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है इस साल कोरोना की वजह से उनका जो नुकसान हुआ है वो इस बर्फ के मौसम में कवर हो जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिनकी तस्वीरें देखते ही बनती हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में राजौरी, डोडा और पुंछ की ऊंचाई वाली जगहों पर लगातार बर्फ गिर रही है, जिससे टूरिस्ट के चेहरे खिल उठे। साथ ही पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी खासे खुश हैं, क्योंकि पहाड़ों पर नजारा जन्नत जैसा दिख रहा है। घर मानो बर्फ के हों, क्योंकि उन पर सफेद बर्फ की मोटी चादर पड़ गई है। हालांकि ये बर्फबारी जहां कुछ लोगों के लिए मजा है, तो कुछ लोगों के लिए सजा भी है, क्योंकि लगातार बर्फबारी होने की वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन लगातार मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने के काम में